हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो बढ़िया है। तो आज अपन फिर से स्टडी करेंगे। बेसिकली एवोल्यूशन को अपन पढ़ रहे थे। एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना। क्या जाना कि बिग बैंग थ्योरी किस तरीके से हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कैसे आया, और बहुत सारी चीज़ों को मतलब अर्थ की जो फर्स्ट कंडीशन थी वो किस टाइप की थी, उसको एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने अपने अपने अंदाज में थ्योरी दिया, बताया। फिर देखिए अपन सिलेक्शन के बारे में कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से होता है, और एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में देखा। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब होमोलॉगी। और डाइवर्जेंट रेडिएशन के बारे में, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में देखा। डाइवर्जेंट रेडिएशन के बारे में मतलब ये हुआ कि उसका मतलब हुआ एनालॉगी। ये सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो चलो अपन डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली आप पढ़ेंगे, अपन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बेसिकली एग्जांपल्स पढ़ेंगे। किसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे? तो देख लो बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों को देखेंगे जिससे पता चलेगा कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब हुआ कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा उस एक्शन में, और उसके उसके अगेंस्ट क्या करेगा बैक्टीरिया? अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर लाएगा, उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। फिर देखो, अब देखेंगे किस तरीके से बैक्टीरिया या पैथोजन किस तरीके से अपना अंदर रेजिस्टिविटी गेन करता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अगेंस्ट। तो बच्चों चलो एग्जांपल पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ेंगे बेसिकली अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए भाई लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि शेयर करना भाई बहुत जरूरी है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक अपनी फैमिली नहीं बढ़ेगी। तो चलो अच्छे से पढ़ेंगे, और पूरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नीट लेवल की पढ़ेंगे, 12th सीबीएसई एनसीईआरटी जिनका भी है, मतलब 12th का एग्जाम देना है, वो सारे लोग बोर्ड के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों सारे लोग पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। जिनको नहीं भी पढ़ना, नीट देना, वो भी पढ़ना। बायोलॉजी एक कॉमन एजुकेशन है सारे लोगों के लिए, सबको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, बायोलॉजी पढ़ेंगे अपन, लाइफ साइंस पढ़ेंगे, बेसिकली लाइफ के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। और किसी की भी लाइफ को सुरक्षित करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन एजुकेटेड होंगे तो उससे अवेयर होंगे, अवेयर होंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे जो आप कर रहे थे। तो इसी तरीके से अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों, पढ़ रहे हैं तो तैयार हो जाओ, आ जाओ देखते हैं। देखो एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देख रहे हैं। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कि क्या हुआ उसमें। बेसिकली देखो, एक बिस्टोन बेटुलेरिया नाम का एक क्या मौत है, बिस्टन बेटुलेरिया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। बेसिकली कैसे? तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि क्या हुआ, सम व्हाइट मथ कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मथ। यानी कुछ व्हाइट मथ ऐसे थे जो कन्वर्टेड हो गए ब्लैक मथ में। क्यों? हाँ, मेलानिक मथ भी जिसे बोलते हैं। मेलानिक मतलब होता है कि इसके अंदर डार्क कलर की स्पॉट आ जाए या डार्कनेस आ जाए, उसको मेलानिक बोलेंगे। ठीक, ड्यू टू म्यूटेशन। क्यों हुआ? ये बेसिकली एक टाइप का म्यूटेशन की वजह से हुआ, प्री एडेप्टिव म्यूटेशन जिसे बोलते हैं। देखो फिर क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में अपन जान रहे। तो ये इस वजह से हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था, यानी जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी तो 1850 तक क्या हुआ था, व्हाइट माउथ वर मोर। व्हाइट माउथ जो थे बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। मतलब क्यों थे? तो क्योंकि उसका नेचुरल सिलेक्शन था। नेचुरल सिलेक्शन किस मायने में था कि व्हाइट जो माउथ थे तो ऑन ट्री ट्रंक पे थे, और ड्यू टू लाइकन, लाइकन भी व्हाइट होते, तो उसके आड़ में वो छुप जाता था, तो उससे उसका नेचुरल सिलेक्शन, और उसका जो नेचुरल प्रीडेटर था वो उसको नहीं देख पाता था, और किसको किल कर देता था? तो जो ब्लैक माउथ थे उसको किल कर देता था, क्योंकि वो व्हाइट चीज में ब्लैक को दिखना थोड़ा आसान था उसके प्रेडिटर के लिए। तो इस तरीके से उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। फिर देखते हैं कि इन आफ्टर, हाँ, उसमें कुछ चीज छूट गया है, चलो देखते हैं। एक आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन छूट गया है, ये बिफोर है, आफ्टर करो। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली 1920 में हुआ। तो क्या हुआ, ब्लैक माउथ वर मोर। तो क्या हुआ, ये व्हाइट माउथ मोर मोर था, इसमें क्या हो जाएगा, ब्लैक माउथ मोर मोर। हाँ चलो बच्चों, इतना ही था, छोटा हुआ था। चलो बच्चों, तो अपन देखते हैं अच्छे से क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1920 में, आफ्टर इंडस्ट्रियल, तो ब्लैक मौत जो था, ब्लैक मौत, वो क्या बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हो गया। ट्री ऑन ट्री ट्रंक भी कर दे। क्यों? अब उसके में कहता है ये ड्यू टू लाइकन था, लेकिन ये है ड्यू टू शूट। शूट का मतलब होता है बेसिकली धुआं, मतलब
इंडस्ट्रीज के जो धुआं जा रहे थे तो वो क्या कर रहा था, लाइकन को बेसिकली किल कर दिया। लाइकन वहां से फिर लाइकन की सर्वाइवबिलिटी खतरे में पड़ गई, तो लाइकन यहाँ से चला गया या खत्म हो गया। तो ब्लैक मॉथ व्हाइट मॉथ जो थे तो लाइकन के जाने की वजह से फिर क्या हो गया, वो हाइड नहीं हो पाए तो दिखने लगे, तो उनका नेचुरल प्रीडेटर जो था उसको खाने लगा फिर। और जो ब्लैक मॉथ था वो शूट के आड़ में, यानी शूट के बहाने से, वो एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। यानी जैसे ब्लैक ब्लैक है तो उसके ट्री ट्रंक, तो उसमें ब्लैक मॉथ का सर्वाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो उसका प्रीडेटर होगा बोलेगा तो मॉथ का ट्री ट्रंक है, उस पे मतलब ट्री ट्रंक है यानी पेड़ का एक खाल है जिसे बोलते हैं, ठीक। तो उस चीज की वजह से वो बच गया। लेकिन व्हाइट का प्रीडेटर अब उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से व्हाइट की सर्वाइबिलिटी बहुत खतरे में हो गई। व्हाइट बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन जो ब्लैक था उसने अपने आप को अडॉप्ट किया, वो बच गया। तो यही चीज है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल। फिर देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैसे पनपा, मतलब कैसे उसके सर्वाइबिलिटी के चांसेस बढ़ गए। तो क्यों? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन एक्शन जिसको बोलते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से ह्यूमन ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को किल करना स्टार्ट किया ड्रग्स डाल डाल करके। तो उसकी वजह से ड्यू टू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से उसकी मतलब सर्वाइबिलिटी बढ़ी या नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो ड्यू टू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। देखो किस तरीके से अपन एक्सपेरिमेंट से पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया वैरायटी अपीयर्ड। कैसे अपीयर्ड? बेसिकली एंटीबायोटिक ऐड किया। बेसिकली किसी भी सोल्यूशन में जिसमें बैक्टीरिया जो ग्रोथ हो रहा था तो उसमें एंटीबायोटिक ऐड किया, देखा कि कितने बैक्टीरिया से बचते हैं। सब अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक टाइप का एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। तो एंटीबायोटिक ऐड किया, जब एंटीबायोटिक ऐड किया तो ये सारे बैक्टीरिया ये सारे किल हो गए, उनका किल हो गया, यानी उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम थी, सेंसिटिव था वो एंटीबायोटिक के लिए, तो वो अपना जान दे दिया। फिर देखते हैं वो अब और ये जो रेड कलर का था उसकी सर्वाइव हो गया। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस था उसके लिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस गेन किया एंटीबायोटिक के लिए। फिर क्या हुआ, डिवाइड किया, फॉर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, बहुत सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया अपने मतलब फॉर्मेशन किया। तो अपनी प्रोजेनी को बहुत ज्यादा फॉर्मेशन किया, वो सारी की सारी उसकी प्रोजेनी जो थी वो सारी की सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोजेनी थी। तो ये है उनके भी नेचुरल सिलेक्शन हुआ एक टाइप से, क्योंकि जब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ही से हुआ, लेकिन वो अपने आप को तो अडॉप्ट किया। बेसिकली वही अडॉप्टेशन को बढ़ रहा है, क्योंकि अडॉप्ट कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन उसकी सर्वाइबिलिटी खतरे में होती है, तो वो अपने सर्वाइव करने के लिए, अपनी सर्वाइबिलिटी को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशन करता है, जिससे पता चलता है कि उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो, तो चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर के पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो चलो बच्चों चलो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन फिर से। बेसिकली अपन पढ़ चुके थे किसका, दो एग्जांपल पढ़ चुके थे, तीसरा एग्जांपल पढ़ रहे हैं। पहला एग्जांपल देखा इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म का, फिर दूसरा देखा अपन किस चीज का देखा बेसिकली, तो अपने दूसरा देखा था अपने एग्जांपल बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का। फिर तीसरा देख रहे हैं एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया के बारे में एंड मलेरिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया किसी को हो जाए तो उसकी भी सर्वाइबिलिटी के चांस हैं। जब कब? उस वक्त होगा सर्वाइबिलिटी के चांस जब उसके अंदर कैरियर जीन होगा। तो बेसिकली उसे सर्वाइव करने की या उससे सिकल सेल एनीमिया या हो मलेरिया, उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे अफ्रीका के देशों में उस टाइप से होता है, क्योंकि मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर कैरियर जीन होते हैं एस या ए, तो वो उसकी सर्वाइबिलिटी के चांसेस होते हैं। तो बच्चों चलो आओ देखते हैं अपन, ये भी पढ़ रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल। बेसिकली देखते हैं हम, हाँ तो एक जीन है एचबीए। तो वो जीन अगर प्रेजेंट है, अगर एचबीए प्रेजेंट है किसी पर्सन में, तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया भी उसे हो जाएगा। फिर ठीक है, नहीं सिकल सेल एनीमिया तो उसे नहीं होगा, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, एचबीए है तो, लेकिन उसे क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया से बचा तो मलेरिया से नहीं बच पाएगा, तो क्या करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, बेसिकली वो डेथ कर जाएगा। फिर देखते हैं कि अगर एचबीएस किसी पर्सन के, किसी ऑर्गेनिज्म के, मतलब किसी पर्सन के बॉडी में है या एचबीएस जीन है, तो वो क्या करेगा, वो तो बच जाएगा किस चीज से, सिकल सेल एनीमिया से। ठीक, सिकल सेल एनीमिया से बच जाएगा, क्योंकि एस है सिकल सेल एनीमिया के लिए जो कोड करता है, या ए है जो मलेरिया के लिए कोड करता है। तो फिर देख रहे हैं कि ये तो सिकल सेल एनीमिया से बच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो
जीन है जिससे सिकल सेल एनीमिया से बच जाएगा, लेकिन फिर देखते हैं कि वो क्या होगा, मलेरिया से नहीं बच पाएगा। एचबीएस उसके अंदर जीन है, तो फिर क्या होगी, उसकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी मर जाएगा, सेंसिटिव ही होगा सारे के लिए। फिर देखते हैं आगे कि एचबीए, किसी के पर्सन की बॉडी में एचबीएस जीन है, एचबीएस जीन है, ये दोनों कैरियर है, दोनों का कैरियर है, तो उसमें क्या होगा, न उसे सिकल सेल एनीमिया होगा, या क्योंकि एस्ट्रेट उसके अंदर प्रेजेंट है, फिर न ही उसे मलेरिया होगा क्योंकि एट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, आज सर्वाइव कर जाएगा। तो इस टाइप से उसका क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। और हम लोग नेचुरल सिलेक्शन ही के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से होता है इंसानों या ह्यूमंस की जिंदगी में। तो फिर बता रहे हैं कि दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो ये एग्जांपल है किसका, बैलेंसिंग सिलेक्शन का, और उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी इसे बोलते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ रहे होगे, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो, अपना नोट्स भी बना सकते हो, बढ़िया से समझ भी सकते हो, 2-3 बार उसको पॉज करके सुन भी सकते हो, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन इसी तरीके से होता है बच्चों। तो चलो अपन फिर से नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, और उसके बाद ठीक है, तो आ जाओ। हेलो बच्चों, चलो फिर से आ जाओ, अपन पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, फिर से पढ़ेंगे अपन, और देखते हैं। पीछे अपन पढ़ चुके हैं एग्जांपल्स नेचुरल सिलेक्शन के, और अब देखते हैं अपन क्या है बेसिकली जेनेटिक बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी जेनेटिक बेसिस पे किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होगा, जेनेटिक बेसिस पे। तो उस चीज को अपन देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। अब बेसिकली कोटा के फैकल्टी वाले फील चाहिए, कोटा की तरह एज इट इज, बेसिकली कोटा की फैकल्टी से पढ़ना है तो आपको कोटा के फैकल्टी के यहाँ आना ही होगा। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो आ जाओ, बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में टॉप करना है आपको। चलो बच्चों देखते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक बेसिस पे क्या होगा, सम रिप्रोडक्टिव म्यूटेशन शुड बी, यानी कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव म्यूटेशन होते हैं, रिप्रोडक्टिव म्यूटेशन शुड बी प्रेजेंट फॉर नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव म्यूटेशन होते हैं जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के लिए। जैसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक फॉर्मूला है, एक इससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन कि किसी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस का रेट अगर हाई होगा तो क्या हो जाएगी, इट्स लाइफ, तो उसकी लाइफ स्पान जो होगी, उसकी सर्वाइबिलिटी के जो चांसेस होंगे बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होगी जिसके वजह से अपने आप को सर्वाइबिलिटी में योगदान दे सकेगा या सर्वाइव कर सकेगा। समझे बच्चों, तो बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। फिर देखते हैं अगर उसी का अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की रेट बहुत ही कम है, अपीयरेंस की बहुत ही कम बच्चे पैदा कर रहा है, तो उसका मतलब ये समझो कि उसकी सर्वाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसके लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा टाइम की हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में समझो बैक्टीरिया 1 मिनट 1 सेकेंड में हजारों बार मतलब बच्चे पैदा करता है, हजारों बच्चे उसके हो जाते हैं। तो क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस की रेट बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझो। इनवर्स के मतलब होते हैं कि अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, डायरेक्ट में होता है कि अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा भी ज्यादा हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी की चीज को समझना है। फिर देखते हैं कि जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन का अपीयरेंस, यानी ह्यूमन 1 से 2 बच्चे 3-4 मैक्सिमम है, तो अगर उसकी अपीयरेंस कम है तो बेसिकली उसकी सर्वाइबिलिटी या लाइफ स्पैन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही है सर्वाइबिलिटी के चांसेस में, ये भी जेनेटिक बेसिस पे। फिर देखते हैं एग्जांपल में अपन पढ़ेंगे, एग्जांपल में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया के बारे में आ गया कि बैक्टीरिया है, उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा है, किससे, फिश से, फॉल से, यानी बर्ड से। एक टाइप से एग्जांपल है, क्योंकि उसका अपीयरेंस, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है, मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड करता है, डिवाइड ही करके वो अपना बच्चे पैदा करता है, तो उसी को बोलते हैं। फिर देखते हैं एक ए बैक्टीरिया है, एक बी है। फीड कंपोनेंट था, पहले का फीड कंपोनेंट यानी खाना दिया, कुछ खाना था, नॉर्मल था, तो क्या हुआ, दोनों बच्चे रहे, मतलब ए की भी सर्वाइबिलिटी इतना ही है जैसे जितना कि बी की सर्वाइबिलिटी है, लेकिन फीड कंपोनेंट को चेंज कर दिया, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, जब फीड कंपोनेंट चेंज हुआ तो ए की सर्वाइबिलिटी खत्म हो गई, बी की सर्वाइबिलिटी ओनली बी सर्वाइव, ए तो किल हो गया, बेसिकली उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बी का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बी की फिटनेस ज्यादा थी, ऐसे फिटनेस उसकी ज्यादा थी, इसके वजह से क्या हुआ, वो बच गया अपनी फिटनेस की वजह से। तो मेफॉर्म, अब जब वो बच गया तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रोजेनी पैदा करेगा, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। तो बेसिकली जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब उसकी सर्वाइबिलिटी हो जाती है तो अनगिनत बच्चे पैदा करता है। तो देखो
फिर देखते हैं मे फॉर्म स्पीशीज ओवर जनरेशन। जनरेशन जनरेशन उसके बच्चे जो होंगे इसी तरीके के फिट होंगे, क्योंकि फिट है एक अभी के बच्चे, तो ओवर जनरेशन वो प्रोजेनी फॉर्म करेगा, उसके प्रोजेनी भी इसी टाइप की फिट होगी अगर फिट कंपोनेंट में चेंज किया जाए तो बच्चों बढ़िया से पढ़ लिए अपन। और फिर देखेंगे आगे, तो चलो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को देखेंगे। चलो यहीं पे देख लेते हैं अपन, तो वक्त है, समय है, बहुत ज्यादा है, तो चलो बच्चों 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 तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ। और सुन रहे बच्चों, तुम लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, अरे बच्चों पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो भाई लोग, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, अपनी पढ़ानी बढ़ाओ। सारे सारे लोग शेयर करेंगे किसको, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी शेयर करो, उनको भी बोलो चलो पढ़ने के लिए, बायोलॉजी बहुत लाइफ साइंस है, सारे लोगों को जीना है, सारे लोगों को उसका एक्सपेरिमेंट करना है जिंदगी में, तो लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना है तो बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। तो चलो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप लोग, फिर देखते हैं लेटर बॉक्स अभी, हाँ थोड़ा देखते हैं। हाँ बच्चों तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं अपन फिर से। क्या पढ़ेंगे बेसिकली, अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। और भाई जिनको भी लगता है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे तो एनसीईआरटी पढ़ लो भाई अच्छे से, तब पता ना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे, पहले एनसीईआरटी पढ़ के बताओ, तो समझ के तो बताओ, और उसके बाद मेरा लेक्चर देख लेना, उसके बाद पता चलेगा एनसीईआरटी से है कि नहीं है। तो बच्चों चलो अपन पढ़ते हैं लेडर बग्स रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करेगा, तो शो करेगा प्री एडेप्टिव म्यूटेशन को, फिर क्या होगा नेचुरल सिलेक्शन होगा, ये भी नेचुरल सिलेक्शन को भी शो करेगा। फिर देखते हैं अपन क्या होगा, ए बी सी, देखो बच्चों ABCDE एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की प्रोजेनी है, उसने क्या किया, अगर पेनिसिलिन अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली, उसने क्या किया देखे कि बहुत सारे बैक्टीरिया उसको रख लिया XYZ ABCDEFG, और उसने पेनिसिलिन ऐड नहीं किया, ठीक है, उस प्लेट पे, तो क्या देखा कि सारे के सारे बच गए, पेनिसिलिन ऐड नहीं किया तो सारे के सारे सर्वाइबिलिटी के चांसेस सारे क्या हो गए, सब सर्वाइव कर गए। फिर यही बैक्टीरिया की प्लेट पे ABCD है, इसमें पेनिसिलिन ऐड कर दिया, क्या क्या ऐड किया पेनिसिलिन, ये क्या एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो क्या किया पेनिसिलिन ऐड किया, तो ABE बचा, बस पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उसे बोलेंगे, बस 3 ही बचे। तो क्या पता चला उससे कि फिटनेस क्या है, फिटनेस ऑफ ए बेसिकली फिटनेस ABE इज ग्रेटर देन CDE के मुकाबले में उसकी फिटनेस क्या है, बहुत ज्यादा है बच्चों, तो उसकी फिटनेस बहुत ज्यादा है। तो अपन देखते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्या होगा, सर्वाइव कर गया, लेकिन जो पेनिसिलिन सेंसिटिव था वो मर गया बच्चों, मर गया, डाई कर गया। तो ये इससे पता चला कि उसका नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ, तो जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, जो पेनिसिलिन जब ऐड करने के बाद भी वो डेथ नहीं हुआ, उसका सर्वाइव कर गया, तो उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब आगे देखते बच्चे एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन को अपन देखेंगे तो क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है प्लेस ऑफ नेचर, नेचर की जगह क्या होते हैं, प्लेस ऑफ नेचर टेकन बाय ह्यूमन, यानी नेचर का जो प्लेस होता है, जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जगह नेचर का प्लेस ह्यूमन ले लिया जाता है, ह्यूमन के थ्रू उस चीज का एक्सपेरिमेंट होता है। फिर देखते कैरेक्टर्स सिलेक्टेड आर ऑफ ह्यूमन यूज, और उसमें जो कैरेक्टर्स भी सिलेक्टेड होते हैं वो ह्यूमन यूज के लिए होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करना, बहुत सारी चीजें, हार्मोन बनाना, तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन है क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन अपने यूज के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे चीजों को बनाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो बच्चों तो अपन इतना पढ़ लिए। हेलो बच्चों, चलो आ जाओ अपन पढ़ते हैं फिर से, बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे बेसिकली। चलो आ जाओ यार, तुम सोच रहे हो मास्टर टैग 20 कर रहा है, लिखता किस टाइम पे है, तो भाई लोग देखो पहली मजबूरी, अगर फैन ऑफ करके अगर पढ़ाते हैं अपन रिकॉर्डिंग के लिए तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, अगर लिखेंगे इसी तरीके से लैब में आप वीडियो में सामने तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो अपन बंद कर देते हैं और फिर फैन ऑन करते हैं, फिर लिखते हैं। फिर दूसरी मजबूरी क्या है कि फोन 30% मतलब 30 मिनट प्लस जाता है, 40 मिनट बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जब हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक फोन का कैमरा ऑफ हो जाता है, तो इससे भी बचने के लिए अपन ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि ठंडी जब हो जाएगी ना, ठंडी का मौसम होगा तो बढ़िया लैब इसी तरीके से लगातार लिखेंगे भी पढ़ाएंगे भी। अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और अपन बोल के भी समझा देते हैं, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग में कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी DM करके आप पर्सनली नोट ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, जिस जो मेरे पास नोट्स है उसको भी दे सकते हैं आपको। तो ठीक है बच्चों,
अब अभी पढ़ते हैं और हम बोल के भी दे देते हैं, इस पे समझा देते हैं, क्योंकि नोट्स में देखो हर इंसान, हर लोगों का, हर इंसान का, हर बच्चों का नोट्स बनाने का तरीका अपना अपना होता है। बेसिकली जो मास्टर होते हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। अब बोलते बहुत सारी कुछ है जो नोट्स में नहीं होता है, बेसिकली ये समझना चाहिए। तो क्योंकि वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ भी होती है। तो बोर्ड पे पढ़ाना बेसिकली इतना ही मुश्किल है जितना कि बच्चों लोगों को समझाना। तो भाई समझाते बहुत सारी चीजें, उनसे समझ लिया करो, और जो चीज आपको लगे कि हाँ ये हमें समझ के लिखना चाहिए उसमें, तो लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों चलो अपन पढ़ते हैं अच्छे से, चलो आ जाओ देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली देखेंगे उसके टाइप्स कितने हैं। तो बेसिकली देखेंगे सबसे पहला नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहला जो है टाइप, सबसे पहले टाइप में अपन खबर करते हैं। ये क्या है? स्टेबलाइजिंग। ये बेसिकली ग्राफ है जो एनसीईआरटी से आप पढ़ लेंगे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइज करेगा कैसे? मोर इंडिविजुअल, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके ग्राफ आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा स्क्रीन पे। उसके ग्राफ को भी एनसीईआरटी के ग्राफ को देख लेंगे। बेसिकली अपन पहले समझ लेते हैं क्योंकि समझना भी जरूरी है, इतना ही जितना कि पढ़ना जरूरी है। फिर क्या होगा? बिकम पीक, हाँ पीक वैल्यू, पीक बिकम हायर एंड नैरोवर। तो क्या होगा? सारे के सारे मीन कैरेक्टर ले लेगा तो पीक क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा, और नैरोवर हो जाएगा, बहुत नैरोवर हो जाएगा। फिर देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा? मोर इंडिविजुअल क्या करेगा? एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा अदर देन किसी और कैरेक्टर को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। इसका एग्जाम्पल है इंडिविजुअल, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलानिज्म उसका एग्जाम्पल है। वो भी ग्राफ को आप देख लेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन का। फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल है किसका? टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। डिसरप्टिव। डिसरप्टिव, डिसरप्टिव का मतलब होता है कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा ना, तो उसका पेरिफेरल वैल्यू को इन्होंने क्या, बेसिकली ऐसा होगा, ऐसा ऐसा टाइप का। और आपको ग्राफ से अगर दिखा दें, बता भी देते हैं, देखो डायरेक्शनल का बेसिकली स्टेबलाइजिंग का मैं उसको बोलेंगे स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में देखो ऐसे होगा, बहुत नैरोवर, अरे बहुत नैरोवर पीक होगा, ठीक है, स्टेप से। फिर डायरेक्शनल में क्या होगा? उसका पीक थोड़ा डायरेक्शनल में कम नैरोवर होगा, तो इस टाइप से होगा। ये हो गया डायरेक्शनल का। फिर ये बेसिकली हाँ ऐसा ही टाइप का होगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा डिसरप्टिव का ग्राफ। तो एनसीईआरटी से आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा उसके ग्राफ को, तीनों ग्राफ को आप अच्छे से भी देख सकते हैं और अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बेसिकली बच्चों तो पढ़ने के लिए तैयार हो, तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजिंग देखिए। स्टेबलाइजिंग में मतलब क्या होगा? मोर इंडिविजुअल एक्वायर करेगा, कौन से किस चीज को एक्वायर करेगा? तो मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करेगा। मीन मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट को एक्वायर करेगा। किसके लिए? पिक। तो फिर क्या होगा? पिक बिकम हायर, तो उस चीज से क्या होगा? पिक बहुत ज्यादा हायर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो गया। देखो फिर कहना है कि अंडर कांस्टेंट इन्वायरमेंट, कहाँ पे होगा ये सारी चीजें? कांस्टेंट इन्वायरमेंट में, जिसकी इन्वायरमेंट बहुत कांस्टेंट है, मतलब सबके लिए सुटेबल है। फिर ठीक है, देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा? मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन के अलावा किसी और कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के लिए एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं थे, चेंज हो गया, तो मीन के अलावा अदर को चूज किया, तो इस टाइप से हो जाएगा। फिर देखते हैं डिस्ट्रप्टिव में मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ये वाला पेरिफेरल, या ये पेरिफेरल के मतलब होते हैं साइड, साइड वाला मीन के वैल्यू को एक्वायर करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया पेरिफेरल का।
टू पिक्स आर फॉर्म्ड, इसमें दो पिक होंगे, एक ये पिक हो गया है, एक ये हो गया है, एक दूसरा ये हो गया पिक। तो ये सारी चीज ग्राफ है, पढ़ लिया अपन और आगे पढ़ते हैं। बेसिकली बच्चों तो तैयार रहो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, सिलेक्शन लेके दिखाओ, हम भी दे के दिखाएंगे। और बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, आ जाओ, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब बेसिकली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ रहे हैं अपन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नए बच्चे पैदा करने में वो हेल्प करता है। नए बच्चे जितने भी पैदा करना चाहेगा तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जिसका होगा वो नए नए बच्चे पैदा करेगा। फिर करेगा कि मेंटेन भी करता है, क्या करता है? मेंटेन कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज के कैरेक्टर्स को भी मेंटेन करता है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फिर देखते हैं प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक देखेंगे। प्री जाइगोटिक का मतलब होता है कि जाइगोट के बनने से पहले की कंडीशन को, और पोस्ट जाइगोटिक मतलब है जाइगोट बनने के बाद की कंडीशन को अपन पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इकोलॉजिकल में डिफरेंट हैबिटाट होगा। फिर कह रहे हैं कि टेम्पोरल में डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होगा, ये प्री जाइगोटिक है। फिर बिहेवियरल में डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर होगा। फिर मैकेनिकल में जेनेटिक ऑर्गन्स नॉट कंपेटिबल, मैकेनिकल में हो जाएगा। फिर जेनेटिक में क्या होगा? डिफरेंट केमिकल्स ऑन सरफेस ऑफ गैमीट, तो डिफरेंट बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होंगे जो गैमीट के सरफेस पे होंगे बच्चों। तो अपन उस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि फिर देख रहे हैं पोस्ट जाइगोटिक में क्या होगा? हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी का मतलब होता है कि नॉट लिविंग, हाइब्रिड इनवायबिलिटी हो जाएगी तो क्या होगा? नॉट लिविंग, नहीं रह पाएगा, मतलब जिंदा ही नहीं रह पाएगा। फिर करके हाइब्रिड स्टेबिलिटी, अगर पोस्ट जाइगोट के बाद क्या होगा? उसकी हाइब्रिड स्टेबिलिटी हो गई तो नॉट फर्टाइल, वो जो प्रोजेनी होगा नॉट फर्टाइल होगा। फिर हाइब्रिड इनवायबिलिटी हो गई तो क्या होगा? नॉट लिविंग, वो प्रोजेनी, वो बच्चे जिंदा डेथ कर जाएगा, उसका मर जाएगा। फिर करेंगे हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो गई तो वो जो प्रोजेनी फॉर्मेशन होगा या बच्चे जो पैदा होगा वो नॉट फर्टाइल, फर्टाइल ही नहीं होगा। फिर देखते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब हुआ कि F1 जनरेशन तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन F2 जनरेशन में जो क्या होगी? विग्रस, यानी बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी। क्या डिक्रीज हो जाएगी? तो विग्रस मोर्टालिटी, उसकी जो फर्टिलिटी यानी उसकी जो फर्टिलिटी की जो फर्टिलिटी में विग्रस थी, विग्रस फर्टिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस तरीके से उसके फर्टिलिटी का चांसेस कम भी हो जाएंगे, फर्टिलिटी का। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्या करेगा? नए बच्चे के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और कैरेक्टर्स को भी मेंटेन करता है, स्पीशीज के कैरेक्टर्स को। फिर देखिए आप अपन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में दो चीजों को, इकोलॉजिकल या प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक को देखें। प्री जाइगोटिक का मतलब हुआ कि इकोलॉजिकल डिफरेंट हैबिटाट होगा, या टेम्पोरल मतलब ब्रीडिंग से डिफरेंट होगा, बिहेवियरल मतलब डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर होगा, मैकेनिकल मतलब जेनेटिक ऑर्गन्स नॉट कंपेटिबल, जेनेटिक ऑर्गन जो होगा उसका नॉट कंपेटिबल यानी उसके लिए कंपेटिबल नहीं होगा। फिर गेमेटिक में देखेंगे डिफरेंट केमिकल्स ऑन सरफेस ऑफ गैमीट्स, डिफरेंट केमिकल होगा गैमीट के सरफेस पे। तो बच्चों फिर पोस्ट जाइगोटिक में देखेंगे हाइब्रिड वायबिलिटी। हाइब्रिड वायबिलिटी का मतलब होता है नॉट लिविंग, ठीक है, नॉट लिविंग यानी वो जिसकी प्रोजेनी होगी पोस्ट जाइगोटिक के बाद, हाइब्रिड वायबिलिटी अगर उसके अंदर प्रेजेंट हो तो डेथ कर जाएगा। हाइब्रिड स्टेरिलिटी का मतलब हुआ नॉट फर्टाइल, उसका प्रोजेनी जो होगा फर्टाइल नहीं होगा। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब हुआ F1 जनरेशन तो नॉर्मल होगा, लेकिन F2 जनरेशन में उसकी जो फर्टिलिटी की विग्रस बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा, विग्रस फर्टिलिटी, तो बहुत ही स्लो फर्टिलिटी काम करेगा। तो उससे ये हो सकता है कि इनफर्टाइल भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे होगे, और चलो तब तक के लिए ओके बाय।